उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर अपनी रिलीजियस, हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। ये वही धरती है जहां बाबा गोरखनाथ जैसे महान संत ने तप किया। इस शहर का नाम भी बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन इस महान शहर से बढ़कर एक माफिया भी निकले। इन्हीं में से एक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके आतंक और खौफ का ऐसा आलम था कि उसके नाम भर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी कांप उठता था। उसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल तब किया था जब उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था। इसके बाद उसने हत्याओं की झड़ी लगा दी। क्या बिजनेसमैन, क्या लॉटरी किंग और क्या विधायक, उसने सबको चुन चुन कर मारा। उसने बिहार के सिटिंग मिनिस्टर बृज बिहारी प्रसाद को भी दिन दिहाड़े गोलियों से भून डाला था। वो इतना निर्मम और खूंखार था कि हत्या करते समय वो गोलियों की गिनती तक भूल जाता था। जहां उसने एक लॉटरी बिजनेसमैन को 80 गोलियां मारी, तो वही उत्तर प्रदेश के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को 105 गोलियों से छलनी कर दिया। केवल 24-25 साल की छोटी सी उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया कि पुलिस से लेकर नेता तक सब उसके नाम से कांपने लगे। लोगों में उसका इतना खौफ था कि पब्लिक में उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। उसने खुली धमकी दे रखी थी कि जो कोई भी उसकी तस्वीर पुलिस को देगा, उसको वो 24 घंटे के अंदर मार देगा। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने एक तांत्रिक के कहने पर 101 लोगों को मारने की कसम खाई थी और उसने 86 लोगों को मार भी डाला था। वो इतना बेखौफ था कि उसने उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने की 6 करोड़ रुपए की सुपारी लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना। उसने कैसे बड़े बड़े लोगों को चुन चुन कर मारा और आखिर पुलिस उसे जीते जी कभी क्यों नहीं पकड़ पाई। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 6 अक्टूबर 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में दशहरा के दिन हुआ था। उसका बचपन का नाम शिव प्रकाश शुक्ला था, लेकिन आगे चलकर वो श्री प्रकाश के नाम से फेमस हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए घर में उसे सबसे ज्यादा दुलार मिला। उसके पिता राम समुद्र शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी थे और रिटायरमेंट के बाद A ग्रेड सरकारी ठेकेदार बन गए थे। उन दिनों गोरखपुर में सिर्फ गिने चुने इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लेकिन फिर भी उसके पिता ने बेटर एजुकेशन के लिए उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। हालांकि श्री प्रकाश को इंग्लिश की पढ़ाई रास नहीं आई, इसलिए जल्द ही उसका एडमिशन दाऊदपुर गांव के लोकनायक ज्ञान भारती विद्या मंदिर स्कूल में करवा दिया गया। 1990 के दशक में पूर्वांचल में माफियाओं की तूती बोलती थी। उनके डर के आगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उन दिनों यहाँ क्राइम रेट इतना बढ़ गया था कि गोरखपुर को सेकंड शिकागो तक कहा जाने लगा था। इसी रौब और दबंगई का अच्छा खासा असर पूर्वांचल के युवाओं पर भी पड़ा और इसके प्रभाव से श्री प्रकाश शुक्ला भी नहीं बच सका। बहुत यंग एज में भी जो कोई उसकी बात काटने की कोशिश करता, वो उससे भिड़ जाया करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके सिर पर पहलवानी का भूत सवार हो गया। उसके परिवार में शौकिया तौर पर पहलवानी करने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। जल्द ही मेहनत और दमदार डाइट के बल पर उसने एक मजबूत कदकाठी बना ली। चौड़ी छाती और लंबे कद वाला श्री प्रकाश जल्द ही अखाड़ों में नाम कमाने लगा और कुछ ही समय में वो इलाके का एक नोटेबल रेसलर बन गया। अगर उसकी पहलवानी आगे भी ऐसे ही चलती रहती तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन साल 1993 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को एक झटके में बदल कर रख दिया। साल 1993 में एक दिन जब श्री प्रकाश शुक्ला की बहन स्कूल से घर लौट रही थी तो गांव के ही एक लड़के राकेश तिवारी ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। उसने घर आकर जब ये बात अपने पिता को बताई तो वो कुछ करने के बजाय उस लड़के की पुलिस से शिकायत करने की बात करने लगे, क्योंकि वो लड़का उस इलाके के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। लेकिन जब ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को पता चली तो उसका पहलवानी खून उबाल मारने लगा। वो पूरे गाँव में राकेश तिवारी को ढूंढता रहा और जैसे ही उसे वो मिला, श्री प्रकाश ने उसे पटक कर जमीन पर गिरा दिया और तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। केवल 20 साल की उम्र में पहला मर्डर करने के बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस ढूंढने लगी। पुलिस के अलावा एक और शख्स था जो उसे बड़ी शिद्दत से खोज रहा था। ये उसी इलाके के बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी थे, जो श्री प्रकाश शुक्ला को उसकी दिलेरी का इनाम देने के लिए ढूंढ रहे थे। हरिशंकर तिवारी वीरेंद्र प्रताप शाही के कट्टर दुश्मन थे और उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला अपने काम का आदमी लगा। इसलिए उन्हें जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला मिला, उन्होंने उसे पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन जब कुछ महीनों बाद श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से गोरखपुर लौटा तो वो और ज्यादा बेखौफ हो गया था।
शुरू से ही उसका मन पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था, इसलिए अब उसने ठान लिया कि वो पूरे पूर्वांचल का नंबर 1 माफिया बनेगा। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और उस समय इस जोन में लखनऊ और वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों के भी टेंडर जारी होते थे। ऐसे में बिहार के बाहुबली विधायक सूरजभान सिंह को काफी घाटा सहना पड़ता था। जब भी सूरजभान सिंह के आदमी गोरखपुर टेंडर लेने जाते तो यूपी के बाहुबली विधायक वीरेंद्र शाही के आदमी उन्हें पीट कर भगा देते। रेलवे टेंडर में वीरेंद्र शाही का दबदबा बढ़ता देख उनके कट्टर दुश्मन हरिशंकर तिवारी ने बिहार के विधायक सूरजभान सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वीरेंद्र शाही को काउंटर करने के लिए उन्होंने सूरजभान सिंह को अपना नया धाकड़ आदमी श्री प्रकाश शुक्ला सौंप दिया और कहा कि अब उन्हें टेंडर उठाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। श्री प्रकाश शुक्ला पहले से ही अपने दिल में पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत दबाए बैठा था, इसलिए उसने सूरजभान को अपना गुरु बना लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसकी दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को टेंडर मिलने लगे। श्री प्रकाश अपनी दबंगई से सूरजभान को टेंडर दिलवाता और बदले में सूरजभान श्री प्रकाश को कमीशन देते। खास बात यह थी कि कमीशन का पैसा भी श्री प्रकाश खुद नहीं रखता था, बल्कि सूरजभान सिंह के पास ही रखवा देता था। इस दौरान श्री प्रकाश ने खुद की पहचान बनाने के लिए सुपारी लेना भी शुरू कर दिया। वो लाखों रुपए की सुपारी लेकर बेझिझक किसी को भी मार देता। इसके साथ ही उसने ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में भी अपनी मसल पावर से अपनी धाक जमाई और बहुत कम समय में वो अपराध जगत में एक जाना पहचाना नाम बन गया। जैसे जैसे श्री प्रकाश का नाम बदमाशी में बढ़ा, उसके अय्याशी के शौक भी बढ़ते गए। वो अब बड़े बड़े होटलों में अपनी महफिलें जमाता, जहां शराब और शबाब दोनों का इंतजाम होता। महंगी कॉल गर्ल्स, महंगे मसाज पार्लर्स, गले में सोने की चेन और तेज भागने वाली कारें, ये सब उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके थे। अब श्री प्रकाश खुद को फिल्मी डॉन समझने लगा था। वो अपने दोस्तों के बीच ढींगे हाँकता और उन्हें कहता कि वो अब इतना बड़ा माफिया बन चुका है कि हर रोज उसके टेलीफोन का ही खर्चा 5,000 रुपए होता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो अपनी हकीकत जानता था। उसे पता था कि यूपी माफियाओं का गढ़ है और यहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो उसे महज एक नौसिखिया समझते हैं। वो समझ चुका था कि अगर उसे क्राइम की दुनिया में जमना है तो अपने से मजबूत खिलाड़ियों को चित करना होगा, ताकि जल्दी ही उसके नाम का भौकाल जम जाए। इसलिए उसने पहले सूरजभान से रेलवे ठेकों का पूरा खेल समझा और फिर अपना गैंग बनाकर गोरखपुर आ धमका। वो इतना शातिर था कि अपने गैंग में सिर्फ 3-4 भरोसेमंद लोग ही रखता था, ताकि कम लोग होने के कारण उसके बारे में लोगों के पास काफी कम इंफॉर्मेशन हो और कोई भी पुलिस से उसकी मुखबिरी ना कर पाए। उस दौर में लखनऊ में लॉटरी का कारोबार अपने चरम पर था। लखनऊ में शायद ही कोई चौराहा और मार्केट ऐसा था जहां लॉटरी के 2-4 स्टॉल ना लगते हो। लॉटरी के धंधे में कट का चलन भी था। कट का मतलब था ऐसे टिकट जिन पर सेल्स टैक्स की चोरी होती थी। दुकानदारों को ये टिकट फुल प्राइस वाले टिकट से सस्ते मिलते थे और उन्हें ज्यादा मुनाफा होता था। उस दौरान विवेक श्रीवास्तव नाम का शख्स इस धंधे में तेजी से बड़ा बन रहा था। श्री प्रकाश के दोस्त सत्तू पांडेय का एक करीबी रिश्तेदार R.K. तिवारी भी लॉटरी का काम करता था, लेकिन विवेक के कट के धंधे में आने से उसका बिजनेस ठप पड़ गया। इसलिए उसने विवेक को साइड करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला से मदद मांगी। श्री प्रकाश शुक्ला ने तुरंत विवेक श्रीवास्तव को फोन लगाया और धमकाया, लेकिन विवेक ने उससे डरने के बजाय उसे ही गंदी गंदी गालियां देकर फोन काट दिया। ये बात श्री प्रकाश को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसे जान से मारने की ठान ली। 11 जनवरी 1997 की शाम करीब 7 बजे विवेक श्रीवास्तव जब लखनऊ के ईश्वरी दयाल कॉम्प्लेक्स से निकलकर अपनी होंडा सिटी कार के पास पहुंचा तो उसे 2 लोगों ने रोक लिया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, विवेक श्रीवास्तव तुम ही हो? जैसे ही विवेक ने हाँ कहा, वो दोनों अपनी कमर से पिस्टल निकालकर विवेक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ये 2 लोग श्री प्रकाश और सत्तू थे, जिन्होंने विवेक पर करीब 80 राउंड फायरिंग की। उसे मारकर दोनों आराम से टहलते हुए वहां से ऐसे निकल गए जैसे उन्हें पुलिस या कानून का कोई डर ही ना हो। पुलिस ने विवेक की हत्या के मामले में R.K. तिवारी को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हाथ नहीं आ सका। इस हत्या के सिर्फ 10 दिन बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने आलमबाग इलाके में टेडी पुलिया चौराहे पर 3 लोगों का खून कर दिया। इसके बाद उसने अपने टारगेट पर उस वीरेंद्र प्रताप शाही को लिया, जिनके आदमी ने कभी उसकी बहन को छेड़ा था। सूरजभान और हरिशंकर तिवारी भी वीरेंद्र प्रताप शाही को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने साल 1996 में भी वीरेंद्र शाही पर गोलियां चलवाई थी, लेकिन वो बच गए थे। जानलेवा हमले के बाद भी वीरेंद्र शाही ने न तो अपनी दिनचर्या बदली
और न ही अपनी सुरक्षा बढ़वाई। इलाके में उनका रुतबा था, इसलिए वो ज्यादा सिक्योरिटी लेकर चलने में यकीन नहीं रखते थे। लेकिन जल्दी ही उनका ये बेखौफ अंदाज उनकी मौत का कारण बनने वाला था। 31 मार्च 1997 को श्री प्रकाश को खबर मिली कि वीरेंद्र शाही लखनऊ के इंदिरा नगर में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किराए पर कमरा देखने जाने वाले हैं। चूंकि वो नहीं चाहते थे कि गनर या ड्राइवर को उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वीरेंद्र शाही इंदिरा नगर में एक स्कूल के पास पहुंचे। उस दिन बच्चों के रिजल्ट आने वाले थे, इसलिए वहां करीब 400 लोगों की भीड़ थी। तभी वहां श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ आ धमका। उसने बीच भीड़ में अपनी AK-47 राइफल निकाली और वीरेंद्र शाही पर गोलियों की बरसात कर दी। श्री प्रकाश के सिर पर उस दिन निर्ममता की ऐसी सनक सवार थी कि उसने वीरेंद्र शाही को कुल 105 गोलियां मारी। वीरेंद्र शाही की हत्या से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। हर गैंग को इसकी खबर लग चुकी थी कि एक नए छोकरे ने पुराने बाहुबली को खत्म कर दिया है और पूर्वांचल की जमीन पर एक नए खिलाड़ी का उदय हो गया है। इस घटना के महज 2 महीने बाद मई 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला लखनऊ के नामी बिल्डर मूलराज अरोड़ा को उनके हजरतगंज ऑफिस से गन पॉइंट पर किडनैप करके बिहार ले गया और उनसे करीब 50 लाख की फिरौती वसूली। श्री प्रकाश यहीं पर नहीं रुका। 1 अगस्त 1997 को उसने लखनऊ विधानसभा के पास स्थित दिलीप होटल में 3 और लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। होटल में गोलीबारी करते हुए वो बार बार चिल्ला रहा था कि जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उसका भी यही हाल होगा। हालांकि इस गोलीबारी में भानु मिश्रा नाम का एक शख्स जिंदा बच गया था, जिसने आगे पुलिस जांच में बताया कि हमला करने वाले का नाम अशोक सिंह था और वो चाहता था कि उसके अलावा गोरखपुर में कोई और रेलवे का टेंडर ना ले। इस तरह पुलिस को पहली बार पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला ही अशोक सिंह है और वो अपनी असली पहचान छिपाकर अलग अलग नाम से ऑपरेट कर रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना क्रिमिनल एम्पायर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, दिल्ली, नेपाल और वेस्ट बंगाल तक फैला लिया था। लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं था। उसके सपने काफी बड़े थे। उसके मन में जिस भी चीज को पाने का ख्याल आ जाता वो उसे पाकर ही रहता, चाहे उसे रास्ते से किसी को भी हटाना पड़े। उसकी इन इच्छाओं के चलते अब उसकी हिट लिस्ट में अगला नंबर खुद हरिशंकर तिवारी का था, जिन्होंने कभी उसे पुलिस से बचाकर बैंकॉक भेजा था। उस वक्त हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। श्री प्रकाश शुक्ला की नजर हरिशंकर तिवारी की विधानसभा सीट पर थी। उसे लगता था कि अगर वो हरिशंकर तिवारी की सीट से एक बार विधायक बन गया तो उसकी भी सरकार में पहुंच बन जाएगी और फिर कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसी मकसद से श्री प्रकाश शुक्ला ने जानबूझकर रेलवे के टेंडर को लेकर हरिशंकर तिवारी से विवाद कर लिया और उनकी जान के पीछे पड़ गया। डर के मारे हरिशंकर तिवारी अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने श्री प्रकाश के मामा से सेम कास्ट से होने का हवाला देकर श्री प्रकाश से अपनी जान की रक्षा करने की गुहार लगाई। कहा जाता है कि जान बचाने के लिए हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को हर समय अपने साथ रखना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने पिता की मौजूदगी में उन पर हमला करने की हिम्मत ना कर पाए। इस तरह से हरिशंकर तिवारी की तो जान बच गई, लेकिन इस बार श्री प्रकाश शुक्ला कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी उसके आतंक से दहलने वाला था। दरअसल उस समय बिहार में बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या की खबर सुर्खियों में थी। कहा जाता था कि उसकी हत्या बिहार में लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपने चुनावी फायदे के लिए करवाई थी। इसके कुछ दिन बाद ही छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। अपने 2 भाइयों की हत्या के बाद उनका छोटा भाई मुन्ना शुक्ला गुस्से से पागल हो उठा और उसने अपने भाई की चिता की राख से तिलक लगाकर कसम खाई कि वो अपने भाइयों की मौत का बदला ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या करके लेगा। हालांकि ब्रिज बिहारी प्रसाद खुद भी एक बाहुबली नेता थे और बिहार सरकार में मंत्री थे, इसलिए उन्हें मार पाना मुन्ना शुक्ला के अकेले के बस की बात नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला से उसकी दोस्ती थी, लेकिन वो श्री प्रकाश शुक्ला से मदद लेने में कतरा रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे। उसी दौरान ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अपने एक और ओपोनेंट सूरजभान सिंह को भी जेल भिजवा दिया, जिन्हें श्री प्रकाश शुक्ला अपना गुरु मानता था। ब्रिज बिहारी प्रसाद इतने पर नहीं रुके, उन्होंने सुपारी देकर सूरजभान को जेल में ही जहर देकर मरवाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह सूरजभान को इसकी खबर लग गई और वो बच गए। अब सूरजभान के लिए ब्रिज बिहारी को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। उन्होंने तुरंत मुन्ना शुक्ला से कांटेक्ट किया और कहा कि वो ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने की तैयारी करे। इस बार उसका साथ श्री प्रकाश शुक्ला देगा। सूरजभान का साथ मिलने से मुन्ना शुक्ला के लिए अब लड़ाई बराबरी की हो चुकी थी। अपने आका का ऑर्डर मिलते ही श्री प्रकाश शुक्ला भी एक्टिव हो गया और ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश करने लगा।
कुछ दिनों बाद बृज बिहारी प्रसाद की तबीयत काफी खराब हो गई और उन्हें अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पटना के IGIMS में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद 11 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ पटना पहुंचा। वहां मुन्ना शुक्ला ने उसे AK-47 और पिस्टल मुहैया करवाई। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद को फर्जी तरीके से उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा लिया। 13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद किसी काम से अपनी लाल बत्ती वाली कार से बाहर गए हुए थे। जैसे ही बृज बिहारी प्रसाद वापस हॉस्पिटल आए और गाड़ी से उतरकर IGIMS की ओर जाने लगे, श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 3 साथियों ने उन पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। भारी सुरक्षा के बीच एक मिनिस्टर की हत्या से पूरे बिहार में सनसनी मच गई। श्री प्रकाश पहले से ही यूपी पुलिस के निशाने पर था, लेकिन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद अब बिहार पुलिस भी उसके पीछे लग गई। जैसे जैसे श्री प्रकाश शुक्ला के अपराध का ग्राफ बढ़ता गया, पुलिस की फाइलों में भी उसके गुनाहों के पन्ने मोटे होते चले गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने यूपी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की हत्या की 6 करोड़ रुपए में सुपारी लेकर सनसनी फैला दी। इस खबर से पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी जब अपनी सुपारी की बात पता चली तो वो भी बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन IPS ऑफिसर अजय राज शर्मा को आदेश दिया कि कुछ भी करके श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ा जाए। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए IPS अजय राज शर्मा ने एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की, जिसमें IPS अधिकारी अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे जैसे जाबाज पुलिस अफसर शामिल थे। श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने की कमान IPS राजेश पांडे को सौंपी गई। उस समय UP STF देश में ऐसी पहली यूनिट थी जिसे किसी एक अपराधी को एनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था। STF का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना। इस दौरान STF के सामने एक अजीब चुनौती थी। उनके पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी फोटो नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने ये खुली धमकी दे रखी थी कि जिस किसी ने भी उसकी फोटो पुलिस से शेयर की, उसकी वो 24 घंटे के अंदर जान ले लेगा। फोटो की तलाश में STF ने श्री प्रकाश के बहनोई के घर छापा मारा। वहां उन्हें श्री प्रकाश की एक फटी पुरानी फोटो मिल गई जो उसकी भांजी के बर्थडे पर खींची गई थी। इस तरह पुलिस को पहली बार पता चला कि कई बड़ी बड़ी हस्तियों की जान लेने वाला श्री प्रकाश शुक्ला कैसा दिखता है। चूंकि श्री प्रकाश ने उसकी फोटो शेयर करने वाले को जान से मारने की धमकी दे रखी थी, इसलिए उसका बहनोई भी डरा हुआ था। STF को फोटो अखबारों में छपवानी थी, लेकिन बहनोई के परिवार की सुरक्षा भी जरूरी थी। इसलिए STF अधिकारियों ने उसकी फोटो को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ताकि श्री प्रकाश ये ना जान पाए कि पुलिस को फोटो कहां से हाथ लगी है। उसका हुलिया एक्टर सुनील शेट्टी से थोड़ा सा मिलता जुलता था, इसलिए पुलिस ने सुनील शेट्टी की फोटो की बॉडी पर श्री प्रकाश के चेहरे की फटी फोटो को लगाकर उसका एक स्केच तैयार करवाया। उस स्केच का कलर प्रिंट निकलवाकर उसे सारे पुलिस स्टेशनों में भेजा गया और अखबारों में छपवाया गया। जब श्री प्रकाश ने अखबार में अपनी फोटो देखी तो वो चौंक गया। उसने देखा कि फोटो में चेहरा तो उसी का है, लेकिन बॉडी किसी और की है। श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो मिलने के बाद STF उसे ढूंढने में जुट गई। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को पहली बड़ी लीड मिली। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने किराए पर एक फ्लैट लिया है और फोन के जरिए वो अपना धंधा चला रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला हमेशा ध्यान रखता था कि एक ही नंबर बार बार यूज ना करे, इसलिए उसने 14 सिम कार्ड ले रखे थे। सितंबर 1998 को उसने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले बिल्डर से प्रति फ्लैट 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी, लेकिन जब तक उसकी रंगदारी रंग लाती, इससे पहले ही इस कॉल की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। आमतौर पर श्री प्रकाश धमकी के बाद उस सिम को अगले कुछ दिन के लिए बंद कर देता था, लेकिन इस बार श्री प्रकाश बेखौफ होकर उसी सिम से लगातार कॉल करता रहा। यही उसकी सबसे बड़ी चूक बन गई, क्योंकि इस तरह पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो गया। STF की टीम लगातार उसकी कॉल और उसकी लोकेशन पर निगरानी रख रही थी। 21 सितंबर को पुलिस के हाथ एक और जानकारी लगी। STF को एक मुखबिर ने बताया कि श्री प्रकाश 22 सितंबर 1998 की सुबह 5:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट से झारखंड के रांची जाने वाला है। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए STF ने दिल्ली एयरपोर्ट की घेराबंदी कर ली, लेकिन वो किसी वजह से वहां नहीं पहुंच सका। मगर उसकी किस्मत की ये मेहरबानी ज्यादा देर तक नहीं चली। उसी दिन पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश
अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की ये प्रेमिका कानपुर की रहने वाली थी, लेकिन उसने उसको रहने के लिए अलग से गाजियाबाद में किराए का रूम दिलवा रखा था। वो उससे मिलने अक्सर गाजियाबाद जाता था और जब वहाँ नहीं रहता था तो उससे फोन पर कई घंटों तक लगातार बात करता रहता था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी प्रेमिका से घंटों फोन पर बात करना ही उसे उसकी मौत के करीब ले जाने वाला है। 22 सितंबर 1998 की दोपहर श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अपने घर से गाजियाबाद की ओर निकला। उसका फोन अभी भी पुलिस के रेडार पर था। पुलिस को अंदाजा था कि वो जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापसी भी करेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बीच राह में अपना डेरा डालकर उसका बेसब्री से इंतजार करने लगी। दोपहर के करीब 1:30 बजे श्री प्रकाश अपनी नीली सीएलओ कार में अपने दो दोस्त अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ मोहन नगर फ्लाईओवर पर पहुंचा। जैसे ही उसकी गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर पर चढ़ी तभी एसटीएफ की गाड़ियां उसके पीछे लग गई। कुछ ही देर में श्री प्रकाश शुक्ला को भी शक हो गया कि उसके पीछे पुलिस है। उसने साइड मिरर में झांका और देखा कि उसके पीछे पुलिस की 5 गाड़ियां हैं। श्री प्रकाश को यह बात पता थी कि पुलिस उसके एनकाउंटर से भी गुरेज नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद सरेंडर करने का ख्याल भी उसके जहन में नहीं आया। उल्टा उसने आईपीएस राजेश पांडे को फोन लगाया और उन्हें उनके पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने लगा। लेकिन इसके बावजूद राजेश पांडे बिना डरे उसका पीछा करते रहे। अब आखिरी दौड़ शुरू हो चुकी थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर वीपीएस चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ा दी। बच निकलने की फिराक में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी गाड़ी तेजी से बाई ओर काटी और यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ दौड़ा दी। एसटीएफ की गाड़ियां भी उसके पीछे उतनी ही तेजी के साथ भागी और करीब 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बचने की आखिरी उम्मीद में श्री प्रकाश ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। बदले में आधुनिक हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने भी जवाबी फायर किया। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने पुलिस के ऊपर 14 राउंड फायर किए, जबकि बदले में पुलिस ने उन पर 45 गोलियां दागी और कुछ ही मिनटों में श्री प्रकाश शुक्ला को उसके साथियों समेत मार गिराया। इसके साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला नाम का चैप्टर समाप्त हो गया। हालांकि पुलिस को श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और ये अब तक का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी माफिया के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की गई थी। श्री प्रकाश शुक्ला मर गया, लेकिन उसका नाम आज भी पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में डर की तरह लिया जाता है।